नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चरक चिकित्सा के 12वें अध्याय के बारे में, जो कि है शवथु चिकित्सीय अध्याय। तो इसमें क्या पढ़ना है अपन को? इसकी संप्राप्ति पढ़नी है, इसके निदान पढ़ने हैं, इसके भेद पढ़ने हैं, ये सब अपन को यहाँ पर कवर करना है। लेकिन अपन को पता है जो मॉडर्न एक्सपेक्ट में, जो मॉडर्न एरा में अपन जी रहे हैं, यहाँ पर इसको क्या बताते हैं? ओडिमा से रिलेट करके बताते हैं। ओडिमा जिसमें स्वेलिंग वगैरह सिम्टम्स जो आते हैं। तो एक्चुअली वो लोग क्या बताते हैं, जो मॉडर्न एस्पेक्ट में क्या बताते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के कारण या फिर ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर वाटर का अकोमोडेशन या फिर फ्लूइड का अकोमोडेशन हो जाता है और जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो फेल हो जाता है। तो वहाँ पर रिटेंशन की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आती है और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले अपन को निदान पढ़ना है। यहाँ पर शवथु चिकित्सा दैट इज ओडिमा, जिससे मॉडर्न से रिलेट करते हैं। यहाँ पर अपन को देखते हैं सबसे पहले निदान। इसमें निदान को अगर अपन को समझना है बेसिकली, तो अपन इसकी संप्राप्ति को सबसे पहले समझते हैं। तो अगर अपन इसकी संप्राप्ति अच्छे से समझ गए तो इसके निदान अपन खुद से भी लिख सकते हैं। तो देखो इसकी संप्राप्ति में क्या आता है। जो इसकी संप्राप्ति है वो कुछ इस प्रकार से आती है। बहासिरा प्राप्यम यदा कफ आश्रक पित्तानि संदुष्यति है वायु तोर बद्ध मार्ग स तदा विसर्प सेंध लिंगम शवथु करोति। ठीक है, तो क्या होगा? एक्चुअली जो दूषित वायु बाहर सिरा में जाकर कफ, रक्त और पित्त को दूषित कर देती है। तो मे बी पॉसिबल कि वायु बढ़ गई हो या फिर कम हो गई हो या फिर किसी कारण से दूषित हो गई हो, तो वो क्या करेगी? बाहरी सिरा में, देखो क्या वर्ड यूज किया है, बाहरी सिरा में। तो ये जो रहेगा वो इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो वहाँ पर बता रहे हैं बाहरी सिराओं में जाकर वो कफ, रक्त और पित्त को दूषित कर रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर आवरण किसका बन रहा है? कफ, रक्त और पित्त का यहाँ पर आवरण बन रहा है। तो ये जो है, जो वायु है वो बाहरी सिरा में गई और कफ, रक्त और पित्त को दूषित किया। अतः दूषित और मात्रा से अधिक कफ, रक्त, पित्त वायु का मार्ग रोक देगी। तो क्या हो जाएगा? कफ, रक्त को, इन सबको दूषित कर दिया उसने वायु ने। तो जो कफ, रक्त और ये सब कुछ दूषित हो गए, ये आवरण बना लेगी और जो जो दूसरी जो वायु आ रही है उसके मार्ग को रोक लेगी। तब वायु का मार्ग रोक देती है। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी वहाँ से गति नहीं हो पाएगी। जो वायु है वो गति करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है? जो कफ, रक्त और प्रकोपित पित्त है उसने वायु के मार्ग को रोक लिया है। उसके कारण जो है वो वायु इधर उधर उन्मार्गाम गमन करती है। तो वायु के मार्ग को रोक लिया था कफ, पित्त और रक्त ने, तो वो क्या करेगी? उसको रास्ता तो मिल नहीं रहा है। अगर उसको रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो इधर उधर गमन करेगी और उत्सेद युक्त लक्षण शोध को उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली वात के कारण हो रहा है। तो सबसे पहले क्या किया? वात ने रक्त, कफ और पित्त को दूषित किया। ये जो दूषित रक्त, पित्त है वो वात के लिए ही बाधक कारण बन गए। वात की गति को ही उसने नहीं होने दिया, वात की गति को उसने अवरोधित कर दिया। उसके कारण जो वात है वो इधर उधर गति करके अपनी बाहरी जो इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको बोल सकते हैं बाहरी सिरा, इसमें प्रवेश कर गई और उसने उत्सेद दैट इज शोथ को उत्पन्न, ऐसे लक्षण जिसमें आएंगे वो शोथ उत्पन्न कर दिया। तो देखो मैंने यहाँ पर सिरा का पिक्चर लगाया है, यहाँ पर शोथ का एक पिक्चर लगाया है और एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ट्रैफिक जैम हो जाता है तो जो जैसे कि अपनी गाड़ी है तो वो क्या करेगी कि दूसरे और मार्ग ढूंढेगी कि भाई इधर से थोड़ी जगह मिल जाए तो इधर से निकल जाए, इधर से थोड़ी जगह मिल जाए तो इधर से निकल जाए। तो ऐसे ऐसे करके अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही वायु है, तो वायु को क्या हो रहा है? उसमें कफ और पित्त का आवरण बन गया है। तो इसके कारण जो वायु है वो इधर उधर गति करेगी और शोध को उत्पन्न करेगी। यहाँ पर अपन ने इसकी संप्राप्ति समझ ली। ठीक है, तो इसके निदान में अपन अब देखो बहुत आसानी से अपन समझ सकते हैं इसके निदान। तो सबसे पहले अर्श रोग इसका निदान है। तो अर्श रोग में क्या होगा? अर्श रोग में जो है वहाँ पर अपान वायु, ये सब की कफ का भी यहाँ पर आवरण रहेगा, तो वायु इससे कारण कुपित हो जाएगी।
वायु जो है उसको स्थान नहीं मिलेगा और वहाँ पर ये शोथ रोग उत्पन्न कर देगी। ठीक है। शारीरिक चेष्टा ना करना, अगर कोई भी वो एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, कोई भी शारीरिक चेष्टा नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो है वो कफ रोग बढ़ जाए, कफ दोष बढ़ जाएगा और कफ दोष बढ़ने के कारण वहाँ पर वात का आवरण बन जाएगा और शोथ रोग को उत्पन्न कर देगा। देह की शुद्धि ना करना, देह की अगर वो शुद्धि नहीं करेगा, मतलब कि वमन, विरेचन, संसर्जन कर्म नहीं या फिर ये सब कुछ पंचकर्म का प्रयोग नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी ये इसका निदान बन सकता है। इसके साथ साथ मर्मों पर घात या फिर मर्मों पर घात लगना। ठीक है। तो जब मर्मों पर घात लगता है तब वहाँ पर मुख्यतः वायु जो है वात दोष का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वहाँ पर भी ये भी इसका निदान है। प्रसव में व्यतिक्रम, मतलब कि यहाँ पर जो है प्रसव जब हो रहा है इसका जो डिलीवरी हो रही है, इट में भी पॉसिबल वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो वहाँ पर भी शोथ रोग उत्पन्न हो सकता है। मिथ्या उपचार, ठीक है, ये भी इसका एक निदान है। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? अर्श, शरीर चेष्टा का ना करना, देह की शुद्धि ना करना, मर्मों पर अभिघात लगना, प्रसव में व्यतिक्रम और मिथ्या उपचार। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। उत्सेद शोथ का प्रत्यात्मक लक्षण है। उत्सेद दैट इज वो जो होता है ना कि प्रत्यात्म लक्षण, दैट इज अपन बाहर से देख के उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई अपन को बाहर से देख के ही पता चल जाएगा कि उसको शोथ रोग हुआ है, मतलब कि शोथ हुआ है उसको। वो कैसे पता चल सकता है? बाहर से देख के ही अपन को पता चल जाएगा। तो ये है उत्सेद दैट इज उभार जिसको बोल सकते हैं, स्वेलिंग जिसको बोल सकते हैं, वो इसका प्रत्यात्म लक्षण है। सभी शोथ त्रिदोषज होते हैं। तो सभी शोथ जो होते हैं वो त्रिदोषज होते हैं, तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर, वात, पित्त और कफ का। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था जो गुल्म होता है वहाँ पर मुख्यतः वात का था, लेकिन वहाँ पर तीन दोष के हिसाब से ही बताए थे, लेकिन यहाँ पर जो है ये त्रिदोषज है। इसके बाद में अपन ने संप्राप्ति तो समझ ही ली है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। शोथ के भेद। तो शोथ के दो ही मुख्यतः भेद पता है, एक निज और आगंतुज। जो चरक जो अपन ने सुश्रुत चरक का जो सूत्र स्थान पढ़ा था वहाँ पर इसके दो ही भेद बताए थे। कौन कौन से? निज और एक आगंतुज। तो ये बेसिकली निदान के बेस पर इसको डिफ्रेंशिएट किया है। तो जो निज शोथ होगा वहाँ पर जो है निदान कुछ ऐसे बताया है जिससे वात, पित्त, कफ प्रकोपित होंगे, दूषित होंगे, उसके कारण वो शोथ को उत्पन्न करेंगे। लेकिन जो आगंतुज है यहाँ पर वात, पित्त, कफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली बिना वात, पित्त, कफ को दूषित किए शोथ रोग को उत्पन्न कर देते। तो देखो निज शोथ में जो पहला पिक्चर मैंने जो लगाया है वो गुरु अन्न आहार का है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी भोजन करना, उसके कारण क्या हो जाएगा? कफ का आवरण बन जाएगा, उससे वात को जगह नहीं मिलेगी सीधे सीधे जाने की, तो वो आड़ी टेढ़ी गति कर देगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा लंघन वगैरह करना, उपवास करना, उसके कारण भी वायु दूषित हो जाएगी। और विरुद्ध आहार का सेवन करना। विरुद्ध आहार जो मैंने जो थर्ड पिक्चर लगा के रखी है, जो बर्गर, पास्ता जो ये है, ये विरुद्ध आहार ही है एक टाइप से, तो इसके कारण भी निज शोथ की संप्राप्ति बन जाएगी। आगंतुकी शोथ में क्या है? आगंतुकी शोथ जो एक्सटर्नल जो रीजन है वो है कि लकड़ी वगैरह, जो लकड़ी से आघात वगैरह लग जाना, तो लकड़ी से आघात लगना या फिर पत्थर से लग जाना किसी को। देखो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको, इसमें क्या क्या लिखा है। आगंतुक शोथ के कारण लकड़ी, पत्थर, अग्नि, आकाश से गिरी हुई बिजली, इसके साथ साथ विष आदि का बाहरी आघात के कारण त्वचा पर प्रकोपित हुए दोष जो होंगे वो यहाँ पर आगंतुक जो शोथ है वो उत्पन्न करेंगे। तो ये बाहरी आघात के कारण ये रोग उत्पन्न हो रहा है। इसके आगे चलते हैं अपन। इसके बाद जो निशोथ है उसको फिर से उसको डिवाइड किया है, इसके 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? अर्धांग, सर्वांग और एकांग। तो जो अर्धांग जो निज शोथ होगा वो आधे शरीर में होगा। तो
तो ऐसा अपना पूरा शरीर है तो उसके आधे शरीर में ये अर्धांग शोथ होगा। तो जो इसका पैर है मतलब कि वो बस आधा पैर में मतलब कि एक ही पैर में इन्वॉल्व हुआ है, तो ये अर्धांग एक्चुअली पूरे आधे बॉडी में हुआ है। ठीक है, तो पूरे आधे बॉडी में हुआ है तो ये अर्धांग निज शोथ है। सर्वांग, ये जो लड़के की पिक्चर आप देख रहे हो ये इसके पूरे बॉडी में आपको शोथ दिख रहा है। देखो उसका पेट भी फूला है, हाथ भी फूला है, आंखें मुंह सब फूला है, तो ये सर्वांग श्वेत का ये है एग्जाम्पल। ठीक है, एकांग मतलब ओनली एक ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पर। तो जैसे कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर ओनली उसका जो मुंह है वो फूला हुआ है, तो यहाँ पर एकांग निज शोथ इसके लक्षण है। इसके बाद माधव जी ने क्या क्या बताया है। माधव जी जो इसमें डिफ्रेंशिएशन बताते हैं, दैट इज़ जो इसके भेद बताते हैं वो है ऊर्ध्वगत, मध्यगत और अधोगत। मतलब कि अपनी अपर बॉडी में, मिडल बॉडी में और जो लोअर बॉडी में क्या क्या शोथ के भेद इनने मतलब कि अपने शरीर के हिसाब से बताया, शरीर के डिवीजन के हिसाब से बताया है। अपर बॉडी में जो है ऊर्ध्वांग मतलब कि जो अपने सिर प्रदेश में वगैरह जो हो रहा है शोथ ऊर्ध्वांग। मध्यांग मतलब कि जो मिडल बॉडी में हो रहा है मध्यांग, वो मिडल बॉडी में जो शोथ हो रहा है वो मध्यांग है। ठीक है, अधोगत में मतलब कि जो अपने पेल्विक रीजन से नीचे तक के हो रहा है जो शोथ, और मैक्सिमम जो शोथ होते हैं वो अधोगत ही होते हैं, मतलब नीचे वाले बॉडी में मतलब कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ही होते हैं, लेग वगैरह में ही होते हैं। तो ये जो है बहुत कॉमनेस्ट है। ठीक है, और वाग्भट जी क्या बताते हैं, प्रथु, उन्नत और ग्रंथित। इसके भेद में वाग्भट जी बताते हैं प्रथु, उन्नत और ग्रंथित। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन शोध के पूर्व रूप। जो शोध के पूर्व रूप है मतलब कि सबसे पहले पूर्व रूप आएंगे, उसके बाद में लक्षण आएंगे, उसके बाद में उसकी संप्राप्ति बनेगी। ठीक है, तो इसके पूर्व रूप में क्या बताते हैं चरक जी, उसमें ऊष्मा होगी, उसमें ऊष्मा। ठीक है, सबसे पहला पूर्व रूप आ गया ऊष्मा। शोध स्थान पर ऊष्मा की वृद्धि होगी, मतलब कि वहाँ पर उसको गरम गरम लगेगा, उसको बर्निंग सेंसेशंस वहाँ पर फील होंगे। तो देखो जो पहली पिक्चर लगी है वहाँ पर उसको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहे हैं, उसके कारण जो रेडनेस आ रही है उसमें रेडनेस भी आपको दिखेगी, बिकॉज देयर आर मतलब वहाँ पर पित्त का एक इन्वॉल्वमेंट, पित्त का एक टाइप से इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा वहाँ पर, और बर्निंग सेंसेशन उसको फील होंगे। उसके साथ साथ जो है वो दवथु, दवथु एक बहुत इम्पॉर्टेंट पूर्व रूप है जो कि शोध में अपन को मिलता है, क्योंकि एक डिफरेंशियल अपन यहाँ से बना सकते हैं इसका, क्योंकि एक होता है ना कि भाई यहाँ पर ये जो है पूर्व रूप, यहाँ से अपन को डायग्नोसिस इसकी बना सकते हैं। जैसे कि दवथु है, दैट इज़ ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, चक्षु आदि इंद्रियों में ताप का अनुभव होना, मतलब कि चक्षु आदि जो इंद्रिय है वहाँ पर उसको गरम गरम लगेगा, ये बस इंद्रियों में दैट इज़ चक्षु वगैरह जो इंद्रिया है वहाँ पर उसको गरम गरम सेंसेशन आएंगे, ताप का अनुभव होगा वहाँ पे। तो दवथु एक बहुत इम्पॉर्टेंट पूर्व रूप है काय का, शोध का। इसके साथ साथ सिरा आयाम, रक्तवाहिनी सिरा में तनाव, इट इज़ बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ना, रक्तवाहिनी सिराओं में तनाव होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो अपन ने क्या क्या 3 पूर्व रूप देख लिए, ऊष्मा, दवथु और सिरा आयाम, ऊष्मा, दवथु और सिरा आयाम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में शोध के सामान्य लक्षण, इसमें अपन को क्या क्या सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मैंने तो ये श्लोक याद कर लिया था, आपको अगर हो जाए तो आप भी कर लीजिए। सगौरवम स्यादन्वस्थितम सेद सेद ऊष्मा सिरा तंतुत्वम सलोम हर्ष अंग विवर्णता च सामान्य लिंगम शैवतो प्रदिष्टम। तो शरीर का ये में जब शोध का आक्रमण होता है तब वो भारी भारी फील करता है, मतलब कि उसमें गौरवता आती है, सगौरवम, गौरवता आती है, भारी भारी फील करेगा वो, क्योंकि वहाँ पर वाटर का रिटेंशन हो गया है, फ्लूइड का रिटेंशन हो गया है, तो वहाँ पर गौरवता तो उसको फील होनी ही है, नेचुरल चीज़ है वो तो। ठीक है, सगौरवम ये सबसे जो जनरल चीज़ है वो उसमें होगी, सगौरवम। दूसरा वर्ड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मतलब कि
ये बस रोगी ही फील कर सकता है, जो आप रोगी आपको हिस्ट्री देगा उसके हिसाब से ये आपको पता चल सकता है। बाकी गौरवता तो उसमें अपन को देखने मिलेगी एक टाइप से, कि अपन देख रहे हैं उसमें कि फूला हुआ उसका पैर, तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई उसको गौरवता तो फील हो ही रही होगी। इसके बाद में जो है वो है स्यादन वस्तित्वम, मतलब कि शोध की अस्थिति, अस्थिरता, मतलब कि शोध जो रहेगा कभी घट जाएगा और कभी बढ़ जाएगा। तो पेशेंट, अपन तो प्रेजेंट कंडीशन देख रहे हैं पेशेंट की क्या है, लेकिन वो जो बताएगा कभी ये बढ़ जाता है कभी घट जाता है, वो अस्थिर है। अस्थिर है, उसकी जो स्थिति है वो मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, नित्य नहीं है, वो कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है। ठीक है। और कभी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा, कभी यहाँ पर है, मतलब कि वो पूरे बॉडी में कहीं भी सर्कुलेट कर सकता है। इट में भी पॉसिबल वो आपके पैर में था, नॉर्मली तो वैसे पैर में ही होता है, लेकिन इट में भी पॉसिबल कि वो आपके फिर अ, जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसमें चले गया, फिर मे बी पॉसिबल कि वो आपकी जो सिर वगैरह है वहाँ पर तो चले गया। तो ये जो है शोथ है, इसका जो स्थान है ये एक दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर उच्छेद होगा। उच्छेद तो होगा ही, ये तो अपन को बाहर से देख के ही पता चलेगा, उभार वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा ही। उसके साथ साथ ऊष्मा, जो इसके पूर्व रूप में भी पढ़ा था अपन ने, ऊष्मा, उसको गरम गरम सेंसेशन फील होंगे, ताप का बढ़ जाना। ठीक है, वहाँ पर ऊष्मा आपको दिखेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर आ रहा है ये है सिराओं का पतला हो जाना, सिरा तंतुत्वम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिरा तंतुत्वम, सिराओं का पतला हो जाना। सिरा क्यों पतली हो जाए, अपन ऐसे एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो तो बाहर आ गया, तो अगर फ्लूइड बाहर आ गया तो सिरा क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। एक्चुअली ये रीज़न नहीं है, उसका कुछ और रीज़न होगा, लेकिन अपन ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिराओं से जो फ्लूइड है वो बाहर आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, तो जो सिरा हो गई वो पतली हो गई। ठीक है। एक्चुअली ये होता है कि जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, तो उसके कारण जो है वो फ्लूइड बाहर आ रहा था। ठीक है, तो उसके कारण है सीरा जो है पतली हो जाएगी। सीरा तंतुत्व में यहाँ पर लक्षण देखने को मिलता है। इसके साथ साथ रोमांच, सरोमहर्ष, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है सरोमहर्ष, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रोमहर्ष पूछे तो रोमहर्ष का हो रहा है, कुष्ठ के पूर्व रूप में रोमहर्ष होता है, बस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। अगर वो सरोमहर्ष पूछे, सरोमहर्ष है तो शोध के सामान्य लक्षण में, और अगर वो सतत लोमहर्ष पूछे, सतत लोमहर्ष कहाँ आता है, उन्माद में आता है। सतत लोमहर्ष आता है उन्माद में, लोमहर्ष आता है कुष्ठ के पूर्व रूप में, और सामान्य लक्षण जो शोध के सामान्य लक्षण है वहाँ पे आता है सलोमहर्ष। सलोमहर्ष का आ रहा है, स से आप शोध याद कर लो, सलोमहर्ष आ रहा है शोध के सामान्य लक्षण में। इसके बाद में और क्या है इसमें, अंगों में विवर्णता। तो अपन को जब लॉन्ग टर्म तक के ये ओडिमा चलता रहता है, शोध चलता रहता है, तो वहाँ पर आपको विवर्णता भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अंगों में विवर्णता भी हो जाती है, ये शोध के सामान्य लक्षण है। तो अपन ने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, सबसे पहले भारीपन होगा उसको, मतलब कि वो भारी भारी फील करेगा। उसके साथ साथ जो वहाँ पर वो अस्थिरता रहेगी, वहाँ पर कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा, एक स्थान पर वो स्थिर नहीं रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। ऊष्मा, सिराओं में पतलापन, सिरा तंतुत्वम मिलेगा वहाँ पर, रोमांच, रोमहर्ष मिलेगा, अंगों में विवर्णता मिलेगी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने रोमांच पढ़ लिया, अंगों में विवर्णता पढ़ ली, ये शोध का सामान्य लक्षण ये सब पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें
वातिक शोथ में जो है वो, जो वातिक शोथ होता है वो दीवा बली होता है, मतलब कि वातिक शोथ दिन में बढ़ जाता है, और जो कफश शोथ होता है वो रात्रि बली होता है, रात में कफश शोथ बढ़ जाता है। इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब रिलेट नहीं बोल सकते, मतलब याद करने के तरीके से अपन दिन में सारी बातें कर लेते हैं, तो बाद से अपन को वात शोथ याद कर रखना है, तो वातिक शोथ जो है वो दीपावली होता है, और जो कफश शोथ होता है वो रात्रि बली होता है, जो अपन रात में सोते वगैरह है उसके कारण कफ का वो होता है, प्रकोप होता है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, जो कफश शोथ होता है वो रात्रि बली होता है। ठीक है दोस्तों, से आगे चलते हैं अपन। शोथ में पथ्य क्या है, तो शोध में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सब चीज़ें अपन छोड़ भी सकते हैं। तो क्या खाना चाहिए, क्या पत्ते हैं यहाँ पर, कुलत का यूश, कुलत का यूश अपन बना के दे सकते हैं उसको, रोगी को। वृष्टिकर और जांगम मास, वृष्टिकर और जांगम मास भी यहाँ पर पथ्य बताया है। सुवरचल, सुवरचला एक ड्रग होती है, सुवरचला का भी अपन यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, सुवरचला। गाजर, पटोल पत्र, मकोई, मूली और नींब पत्र, ये देखो मूली और नींब पत्र भी यहाँ पर मैंने लगा के रखा है। तो क्या क्या है, कुलत का यूश, वृष्टिकर और जांगम मास, सुवरचला, गाजर, पटोल पत्र, मकोए, मूली और नींब पत्र का अपन उसको सेवन कराएंगे। जो अपन ने पथ्य देखा था उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए अपथ्य क्या है, बिकॉज जो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो उसको जो शो अगर वो कंटिन्यूस चीज़ों का सेवन कर रहा है तो वो शोध तो वैसे ही बढ़ेगा, संप्राप्ति उसकी वैसे ही चलती रहेगी। तो क्या नहीं खाना है उसको, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपथ्य में इसके ग्राम्य, अनुपमास, शुष्क शाक, शुष्क मास्क, ठीक है। तो ग्राम्य मास जो रहेगा वो कफ का वर्धन करेगा, अनूप मास जो रहेगा वो कफ का वर्धन करेगा, शुष्क मास्क वात का वर्धन करेगा, तो शुष्क शाक भी नहीं देना है उसको, वल्लूर शुष्क मास्क भी नहीं देना है, ठीक है। इसके साथ नवान्नम, नवान्न जो रहेगा वो कफ का वर्धन करेगा, जो नया अन्न जो है कफ का वर्धन करेगा, तो यहाँ पर जो है वो वात और कफ बढ़ाने वाले सारे के सारे निदान यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ग्राम्य, अनूप मास, शुष्क शाक, वल्लूर, नवान्न, दही, दधी जो रहेगा वो भी कफ बढ़ाएगा, अविशंदी होता है, ठीक है। मध्य, ये मध, ठीक है। दिवास्वप्न, दिवास्वप्न से भी तीनों दोष का प्रकोप होता है सुश्रुत के अनुसार, तो लेकिन चरक जी कफ का भी बताते हैं प्रकोप, तो दिवास्वप्न भी यहाँ पर निदान बताया, इसके साथ साथ मैथुन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, एक बार फिर से देखते हैं, नीचे से पढ़ते हैं अब। मैथुन, दिवास्वप्न, मध्य, दही, नवान्न, नवान्न और ग्राम, अनुपमास, शुष्क मास और वल्लूर। इसके बाद अपन इसके चिकित्सा सूत्र पे चलते हैं। इसका चिकित्सा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मतलब कि यहाँ पर कंडीशंस के हिसाब से इनने चिकित्सा बताई है, अलग अलग कंडीशन, क्योंकि चरक जी क्या रोगी की चिकित्सा बताते हैं, रोग की चिकित्सा नहीं बताते, तो अपने पास में कोई भी कंडीशन का रोगी आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पर इनने चिकित्सा बताई है। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, जो आमज है, मतलब कि आम दोष का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर अपन को लंघन और पाचन कराना है। तो यहाँ पर जो आवरण था, ये क्या काय का आवरण है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आम का आवरण है। तो सबसे पहले अपन को जो कॉज है उसका वो अपन को क्लियर करना है। कॉज क्या है, यहाँ पर आम दोष की उत्पत्ति हो रही, तो सबसे पहले अपन को आम को लंघन और पाचन करना है, तो यहाँ पर लंघन इसके साथ साथ पाचन बताएं आमज में। इसके बाद में उल्वक दोष में अपन को विशोधन करना है, विशोधन मतलब शोधन ही एक टाइप से, तो ववन, विरेचन, आस्थापन, निरुवस्ती का अपन को प्रयोग करके यहाँ पर उल्वक दोष में अपन को चिकित्सा करनी, उल्वक में क्या करना है अपन को, विशोधन। इसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पर अपन को जो पर्टिकुलर जो अपने ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स मतलब कि जो अपने डिवीजन है, जो अपने शरीर के जो डिवीजन है उसके बेस पर यहाँ पर चिकित्सा बताइए। अगर वो शिरोगत है, जो शोथ है वो शिरोगत है, अगर वो शिरोगत है शोथ, तो वहाँ पर शिरो विरेचन कराना है अपन को, शीर्ष, शीर्ष में वहाँ पर विरेचन या फिर नस्य देना है अपन को, सिर में अपन को नस्य देना है, क्योंकि अपन मतलब कि ऐसी ही चिकित्सा करते जहाँ से अपन को मतलब कि पास से ही अपन को दोष निकालने हैं,
तो अगर वो सिर में अकोमोडेट है उसके दोष, तो वहाँ से ही अपन को दोषों को बाहर निकाल लेना है, तो अपन वहाँ पर सिरोविरेचन लेंगे। अगर वो अधोगत है तो अपन को विरेचन से अपन को उन दोषों को बाहर निकाल लेना है, तो अपन शोध वहाँ पर अपन उसकी चिकित्सा करने में सिद्ध होंगे। मतलब कि पास वाले मार्ग से ही अपन को दोषों को बाहर निकाल लेना है बेसिकली, ठीक है। तो मेरा करने का मतलब यही है। तो अधोगत में आपको विरेचन कराना है और ऊर्ध्वगत में वमन कराना है। ऊर्ध्वगत में क्या कराना है? वमन कराना है। इसके बाद में अगर वात और विध्वंस है तो वहाँ पर अपन को नीरुबस्ती का प्रयोग करना है। वात के साथ साथ विध्वंस है तो अपन को नीरुबस्ती का यहाँ पर प्रयोग करना है। और वात के साथ साथ पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो सतिक्त घृत का अपन को प्रयोग करना है। तो अपन को पता है जो घृत होता है, घृतम पित्त अनिलहरम, अपन इसके लिए ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। चरक सूत्र स्थान में पढ़ा था, घृत पित्त अनिलहरम रस शुक्र ओजो सोहितम। तो जो घृत है सतिक्त घृत, जो सतिक्त घृत है, यहाँ पर अपन वात और पित्तज में यूज़ करेंगे। कफोत्तिक्त, और कफ उत्तिक्त में अपन को क्या यूज़ करना है? क्षार, मतलब कि जो कफज है बेसिकली यहाँ पर अपन को क्षार, मूत्र, मूत्र में क्या यूज़ करेंगे? अपन गौमूत्र यूज़ करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो गौमूत्र का यूज़ करेंगे। क्षार, गौमूत्र, तक्र और आसव का अपन कफोत्तर में यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे चिकित्सा योग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।